हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी महा सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको पढ़ा रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम 5 वीडियो आपको दे चुके हैं, अब छठा वीडियो है। और बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो पढ़ा रहे हैं। उसके नोट्स और डिटेल से हमने शेयर कर दिए। हो सकता है नोट्स अलग है, लेकिन है उसी से जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को देखें, इस कॉन्सेप्ट मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट है उसको समझें, एक एक चीज़ को जानें। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है उसको समझें। इसके अलावा जो हमारी मंथली मैगजीन आएगी, अगस्त वाली मैगजीन में हमने आईआर को बहुत अच्छे से कवर किया है। बहुत सारे टॉपिक आईआर के उसमें कवर है, उसका वीडियो भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जो हमारा मेंस का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय हम पढ़ रहे थे मेंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन, उसी में अभी तक जो आपको 2-3 टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, उसी के लिए आज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग सबसे बेस्ट। हालांकि जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। आपकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो समस्या होती है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। तो आंसर राइटिंग हालांकि अन्य सब्जेक्टों की तरह ही आईआर की होती है, ऐसा कोई अलग से तो होता नहीं, लेकिन फिर भी आईआर के लिए थोड़ा सा विश्लेषणात्मक होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एनालिसिस पावर आपको बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ जैसे ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या ध्यान रखना है, व्हाट शुड बी अटेंशन, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है वो आपको फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि एक तो किसी भी स्थिति हो, आप जब प्रैक्टिस सेट करो, जब यह प्रैक्टिस ध्यान रखना कि आप हमेशा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी क्वेश्चन को समझने की क्षमता, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने की पावर, उसको एनालिसिस करने की पावर, और उसको किस तरीके से फॉर्मेटिंग में करना है उसकी पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी। और इससे कि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे और वहाँ आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ध्यान रखना, आंसर राइटिंग की जो कला है ये एक आर्ट्स है, और इस आर्ट को हम एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंटिन्यूस प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। तो उसी के लिए आगे बढ़ते हुए एक तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये मैं प्रैक्टिस के टाइम पे बता रहा हूँ, ताकि जब आप मेन एग्जाम लिखो एग्जाम हॉल में तो वहाँ आप बहुत फास्टली क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। लेकिन जब आंसर राइटिंग करो तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, कई कॉपी जो मैंने चेक करी, मैंने पाया कि आपके पास समझ अच्छी है, लेकिन जो क्वेश्चन ने डिमांड की है उससे बाहर है। हमेशा आंसर क्वेश्चन ने जो डिमांड की है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप उससे बाहर आंसर लिख रहे हो, चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, फैक्ट लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, केस स्टडी लिख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ने वो चीज़ पूछी ही नहीं, तो उसका कोई भी रिलेवेंट नहीं है, उसके एक भी नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसके अलावा उसको ब्रेक करना है। ध्यान रखना, ब्रेक करना, उसको तोड़ना है कि कौन कौन से पार्ट में मैं इसको तोड़ के लिखूंगा। इतना ही, क्वेश्चन में जो डिमांड की गई है, डिमांड की है हर पार्ट को लिखना है। क्वेश्चन की डिमांड है, उसके हर पार्ट है उसको लिखना है। दूसरी बात, उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है कि क्वेश्चन ने किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया है तो उसको ज़्यादा लिखना है, किस पे कम फोकस किया है उसको कम लिखना है। अगर दोनों पे इक्वल फोकस किया है तो दोनों को बराबर लिखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम जो पार्ट कम पूछा है उसको तो बड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना, और जो ज़्यादा पूछा है उसको छोटा कर देते हैं, तो इससे आपके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि आप उस चीज़ को जानते हैं, आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मार्क्स इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन नहीं किया। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना कि जो चीज़ आपसे मांगी जाए वही आप ध्यान, वो उसी आधार पे आप बैलेंस करें। जैसे नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को मान लें 4 रोटियों की भूख है, 4 रोटी खा सकता है, 4 चपाती एक व्यक्ति खा सकता है, और सब्जी 1 कटोरी 1 बॉल वो सब्जी खाता है, ठीक है ना,
और अब आप क्या करते हो, ये उसकी डिमांड है, यानी कि ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 4 चपाती की जगह दे दी उसको 1 रोटी, 1 चपाती, और 1 बॉल की जगह दे दिया उसको 4 चपाती, सॉरी 4 बॉल का सब्जी। अब आप बताओ ये इम्बेलेंस हुआ या नहीं हुआ? ये आदमी मतलब पेट भर पाएगा इसका? क्या ये संतुष्ट हो पाएगा खाने से? ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से, ये तो जस्ट एक मैंने एजम्पशन किया, ठीक इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में यदि डिमांड कोई चीज़ की गई है और आपने उसको इम्बेलेंस करके प्रेजेंटेशन किया तो ध्यान रखना उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हालांकि आप इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके आया हूँ, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आपको हमेशा क्वेश्चन की मांग में उसमें बैलेंस बनाना है कि कौन सा पार्ट कैसे पूछा है और कितना पूछा है उतना ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में फोकस करो। अगर क्वेश्चन 125 शब्द का है या 200 का है, कितने वर्ड्स का है, ठीक है। तो अगर 125 का है तो कोशिश करो कि इंट्रो को ब्रीफ करो और मेन पार्ट को अच्छे से लिखो। कई बार क्या करते हैं कि 125 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास 125 शब्द की वर्ड लिमिट है, तो मैक्सिमम उसमें जो कॉपी होगी आपकी उसमें जो स्पेस है वो भी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा स्पेस होता नहीं कॉपी में। अब कई बार क्या होता है कि आप उसके इंट्रो को बहुत बड़ा कर देते हो और जो पूछा है उसको बहुत ब्रीफ कर देते हो, या कंक्लूजन को बड़ा कर देते हो, जो पूछा है उसको ब्रीफ कर दो। क्योंकि ध्यान रखना यह बात सही है कि हर क्वेश्चन में इंट्रो इम्पॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बात भी मत भूलना हर क्वेश्चन में जो पूछी जाती है ना मेन बॉडी, जो क्वेश्चन ने डिमांड की है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप चाहे कितना ही अच्छा आपका इंट्रो लिख लो, कितना ही अच्छा आप कंक्लूजन कर लो, अगर आपकी मेन बॉडी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है। और ये धारणा एकदम गलत है कि एग्जामिनर आपका इंट्रो ही पढ़ के रुक जाता है या कंक्लूजन ही पढ़ता है। यूपीएससी और पीसीएस में उसको सिविल सर्वेंट बनाने होते हैं, इसलिए वो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ता है, ध्यान रखना। और उनकी बहुत जो समझ है वो बहुत फास्ट होती है, तुरंत कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे अब मैंने भी कई कॉफी चेक करी, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता लग जाता है कि जितने ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशन दे रहा है बंदा वो आंसर अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो जितने जितने ज़्यादा हो सके उसके डायमेंशन दो, उसको पॉइंट में लिखो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको किस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन को समझना है, कितना बैलेंस बनाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, हर कोई जानता है ये बात ना, इंट्रो पार्ट, ठीक है ना, मेन बॉडी, और तीसरा हो गया कंक्लूजन। देखो इंट्रो को आप कई तरीके से लिख सकते हो, इंट्रो में अगर संभव है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। मैं सारे सब्जेक्टों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सारे सब्जेक्टों की आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है। आप अगर इंट्रो आप कंपेयर कर सकते हो, अगर उस 3 में तुलना कर सकते हो आप। जैसे अगर मुझे लिखना है कि रसिया के रूस इंडिया रिलेशन लिखना है, रूस इंडिया रिलेशन, ठीक है, या इंडिया यूएसए रिलेशन, कुछ भी लिखना है, तो रूस इंडिया रिलेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कोल्ड वार और पोस्ट कोल्ड वार इसमें तुलना कर सकता हूँ कि शीत युद्ध के समय हमारे रसिया के साथ संबंध किस तरीके के थे और शीत युद्ध के बाद हमारे रसिया के साथ संबंध किस तरीके हुए। कहने का मतलब शीत युद्ध के दौरान भारत रूस संबंध है वो विचारधाराओं पर आधारित थे, जबकि उत्तर शीत युद्ध के बाद भारत रूस संबंध यथार्थवाद पर आधारित थे। अगर आपने इस तरीके से इंट्रो स्टार्ट किया तो आपका एसोसिएशन एकदम अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जीएस 3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, जीएस 3 के क्वेश्चन में ज़्यादातर हो सके अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो। जीएस 3 के क्वेश्चन में ज़रा बहुत ज़्यादा सेट होता है जीएस 3 में कि अगर कोई जैसे WHO की कोई गाइडलाइन है, कुछ भी है, तो उसमें डेटा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ताकि आप उस चीज़ की रिपोर्ट इंडेक्स कुछ भी स्टार्ट करके उसको लिख सकते हो। एक तो डेटा के माध्यम से भी आप उसको लिख सकते हो किसी भी चीज़ को। एक क्वेश्चन का तरीका होता है डेफिनेशन के माध्यम से, कोई चीज़ आपसे पूछिए उसको डेफिनेशन के माध्यम से भी आप उसका इंट्रो लिख सकते हो, ठीक है। कि जैसे आपसे पूछ लिया एप्टीट्यूड ही पूछ लिया, ठीक है, कि एप्टीट्यूड क्या है, किस तरीके से सिविल सर्वेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो एप्टीट्यूड की आप यहाँ से डेफिनेशन बता करके, और एथिक्स का सवाल है इसलिए इसमें एग्जाम्पल जरूर दें, है ना। एथिक्स के सवालों में हमेशा आपको एग्जाम्पल देने, एथिक्स के क्वेश्चन में अगर आपने एग्जाम्पल दिया आपका आंसर बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हर सब्जेक्ट का आंसर का तरीका यही होता है।
मेन बॉडी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मेन बॉडी में आपको जो क्वेश्चन ने डिमांड की है उसको लिखना है। अब उसके कितने पार्ट है उसको भी आपको वेरीफाई करना है। जितने पार्ट होंगे उसी आधार पर उसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए जो बात आप बोलते हैं उसको फैक्ट या रिपोर्ट के आधार पर जस्टिफाई भी करना है या कोई एग्जाम्पल के आधार पर। इसलिए ध्यान रखना आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन यदि आपने उसको फैक्ट के माध्यम से जस्टिफाई नहीं किया तो वो हवा हवाई हो जाती है बात। इसलिए हर क्वेश्चन को फैक्ट या रिपोर्ट्स के माध्यम से उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अब आती बात कंक्लूजन की। देखो एक स्टार्टिंग और कर सकते हैं इंट्रो की हम, कि अगर क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो उन कीवर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। बस उस क्वेश्चन के कीवर्ड से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते कंक्लूजन। कंक्लूजन का अगर पार्ट है आपको, तो कंक्लूजन में आपको कोई डिसीजन लेना है। जैसे मान लो कोई केस स्टडी का डिसीजन लेना है, एथिक्स का डिसीजन, तो प्रोग्रेसिव डिसीजन होना चाहिए। प्रोग्रेसिव कंक्लूजन आपका प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और अगर कोई चीज़ में जरूरत पड़े लॉन्ग टाइम होना चाहिए, उसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम पढ़ना चाहिए। ये विशेषकर ये चीज़ सेट होती है एथिक्स के क्वेश्चनों में। एथिक्स की जो केस स्टडी होती है ना, वहाँ पर जब आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं कई चीज़ों की, तो डिसीजन हमेशा प्रोग्रेसिव हो और लॉन्ग टाइम के लिए हो। इसके अलावा कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कुछ सजेशन। अगर आपको सजेशन की जरूरत पड़ गई कहीं कोई क्वेश्चन में सजेशन लगते हैं, या प्रेजेंट सिचुएशन भी लिख सकते हो किसी क्वेश्चन में। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। इसके अलावा आप इसमें कंक्लूजन में सजेशन, आप इसमें फ्यूचर की कुछ चीज़ें लिख सकते हो। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, प्रेजेंटेशन फ्यूचरिस्ट हो सकता है, फ्यूचरिस्ट भविष्यवादी, ठीक है ना। इस तरीके से कई तरीके से आप क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से होती है। और ध्यान रखना अच्छी मेन से एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है हर व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है, ठीक है ना। और चूँकि हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हर व्यक्ति अपने अपने तर्क के आधार पर उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को, मान लें क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लिख सकता है, हर बंदा अलग अलग तरीके से लिखेगा, लेकिन इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हर बंदे की सही होनी चाहिए। जो इसकी डिमांड को अच्छी तरीके से प्लस फैक्ट के साथ अगर प्रेजेंट करेगा, प्लस कॉन्सेप्ट के साथ अगर प्रेजेंट करेगा, तो उसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के बाद लिखते हर कोई है, लेकिन जो अच्छी तरीके से डिमांड के अकॉर्डिंग लिखता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको एनालिसिस करता है, जस्टिफाई करता है, तो ही उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विशेषकर हमारा टॉपिक आईआर से रिलेटेड है, इसलिए हम आईआर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, समझना पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको समझना पहले। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझना है, फिर हम इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। देखो, उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, यानी कि इमर्जिंग इन ग्लोबल ऑर्डर, भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण, यानी कि इंडिया इज प्लेइंग न्यू रोल इन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है ना। उत्पीड़ित और अपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया, अभी तक भारत है वो जो अंडर डेवलप्ड है, जो हम कह सकते हैं जिनका शोषण हुआ है, उत्पीड़ित जो राष्ट्र है, यानी कि हम कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री माने गए हैं, आपको पता है एशिया अफ्रीका के जो देश है, इनके लीडरशिप के रूप में भारत ने अपनी पहचान बना रखी थी। और दीर्घकालीन रूप से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। अब वो पहचान लुप्त हो गई, कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि भारत की जो पहचान अभी तक थी वो विकासशील देशों के लीडरशिप के रूप में थी, और ये कह रहा है कि किस तरीके से वो लीडरशिप भारत की कम हो रही है उसको दिखा रहा है। किसमें? इन थर्ड कंट्रियों की, जो थर्ड कंट्री है, तीसरी दुनिया के जो देश है, इनमें। अब ध्यान रखना, इसने क्वेश्चन ने कहा है, इसने पूछा समझाइए, विस्तार से इसको डिस्कस करना है। तो इसमें आपके दो चीज़ है, आपको क्या क्या समझना है। एक तो ग्लोबल ऑर्डर, और ग्लोबल ऑर्डर कौन सा, वर्तमान का ग्लोबल ऑर्डर क्या है, एक तो ये दिखाना है। दूसरा दिखाना है उपेक्षित राष्ट्र के रूप में। अगर हम देखें तो अब भारत की नई, पहले की भूमिका, नई भूमिका दिखानी है। अब थोड़ा सा नई भूमिका दिखानी, किस तरीके से भारत की नई भूमिका आप बदले,
अब भारत किस तरीके से नई रोल निभा रहा है और पहले किस तरीके से वो रोल उसका भारत का था, है ना। तो ये कह रहा है कि लुप्त हो गई है, लेकिन ये बात सही नहीं है। भारत की रोल अभी तक लुप्त नहीं हुई है। इसको भी एक चीज़ में आपको वेरीफाई भी करना है कि किस तरीके से लुप्त नहीं हुई। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो एक तो हो गया इसको उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था, ये बतानी है तो आप, ठीक है ना, किस तरीके से वैश्विक व्यवस्था और इस वैश्विक व्यवस्था में भारत का रोल कमजोर कैसे हो गया। ये दिखाना है। और दूसरा, अब नया रोल भारत क्या निभा रहा है, ठीक है ना, नया रोल भारत क्या निभा रहा है, नहीं। और इस नए रोल के माध्यम से हमें यह दिखाना है कि भारत का जो लीडरशिप है वो अभी लुप्त नहीं हुआ है। आज भी भारत दुनिया का लीडरशिप करता है और आज भारत लीडरशिप नहीं, आज भारत की जो लीडरशिप है वो गुणात्मक चेंजेस हुए हैं उसमें। पहले लीडरशिप अलग तरीके से करते थे, आज लीडरशिप हम अलग तरीके से करते हैं। उसी के साथ हमें ये बताना है और कंक्लूजन में लिखना है कि भविष्य में भारत कैसा कर सकता है, ठीक है ना। ये चीज हमें देखना है। ये क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या पूछा है। एक तो हमें दिखाना है ग्लोबल व्यवस्था क्या है वर्तमान की, और वर्तमान की ग्लोबल व्यवस्था में पहले हमें दिखाना है किस तरीके से भारत की भूमिका कमजोर हुई है। फिर हमें साथ में लिखाना है कि नहीं, ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, भारत की भूमिका आई है, लेकिन भारत की भूमिका अलग तरीके से आई है, और वो भूमिका कैसे है उसे भी बताना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का लिखना है। अब देखो इतना आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। तो अब इसके अलावा देखो फैक्ट भी चलना है और कॉन्सेप्ट भी चलना है, हमें दोनों चीज चलनी है, ठीक है ना। एक मिनट, तो अब इसका उत्तर हम लिखें इसका। देखो अब इसका ध्यान रखना, मैं एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो मैं समझा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसी तरीके से क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे, और हो सकता है जरूर नहीं कि मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ वही तरीका बेस्ट हो, लेकिन जब आप खुद इस आधार पर उसका प्रैक्टिस करोगे तो आप नए नए आइडिया ढूंढ के करोगे, इनोवेटिव हो जाओगे, नए विचार लेके आओगे कि किस तरीके से और बेस्ट किया जा सकता है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को और भी बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने अपने पर्सनल उससे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही सही है। आप इसको 50 तरीके से इसको आंसर को लिख सकते हो। तो मेरा तरीका जो है इस आंसर को लिखने का वो मैं बता रहा हूँ कि देखो इस आंसर का पहला होता है इंट्रो, क्योंकि 250 शब्दों का क्वेश्चन है तो हमें इंट्रो भी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है अच्छे से। देखो अब मैंने आपको बताया कि इंट्रो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन तो खुद ही तुलनात्मक बता रहा है, तो मैं इसका इंट्रो एक तो तुलनात्मक लिख सकता हूँ। देखो तुलनात्मक लिखता हूँ, देखो शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था, देखो शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था, शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था, ध्यान रखना जब वैश्विक व्यवस्था में शीत युद्ध था, यानी कि कब की बात है, 1991 से पहले बात, ठीक है। शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था में भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर केंद्रित थी। किस पे केंद्रित थी? गुटनिरपेक्षता पर केंद्रित थी, जिसमें तीसरी दुनिया के देशों को एक वैचारिक विकल्प प्रस्तुत किया, वैचारिक विकल्प प्रस्तुत किया, ध्यान रखना वैचारिक विकल्प प्रस्तुत किया। एक तो ये मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी अपनी, लेकिन ध्यान रखना यानी भारत ने जो कोल्ड वॉर की जो राजनीति है उसमें अपनी पहचान गुटनिरपेक्षता पर केंद्रित रखी थी, और गुटनिरपेक्षता के रूप में उसकी जो भूमिका है वो रोल में रही, और गुटनिरपेक्षता के रूप में ही उसने तीसरी दुनिया मतलब वही दबे कुचले देश। लेकिन इन देशों के साथ भारत का जो रोल रहा वो वैचारिक था। कैसे? साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, ठीक है, ये इनके वैचारिक संबंध थे, ठीक है ना। तो वैचारिक नेतृत्व भारत ने दुनिया को वैचारिक विकल्प कैसे प्रस्तुत किया कि तुम्हें ना तो पूंजीवाद में समाज होना है ना समाजवाद में, तुम अपने आप को स्वायत्त रख सकते हो,
कैसे रख सकते हो? स्वायत्त एवं सामरिक। भारत ने दुनिया के समक्ष ये अपनी लीडरशिप में ये बताया कि आपको किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होना है, बल्कि आप गुटनिरपेक्षता की नीति अपना करके अपने आप को स्वायत्त और सामरिक रख सकते हो। तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के रूप में जो भारत की रोल रहा था वो वैश्विक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। तो वैश्विक व्यवस्था के रूप में भारत की जो भूमिका रही वो गुटनिरपेक्षता पर केंद्रित रही। परंतु कोल्ड वार के बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारतीय भूमिका है ना, भारतीय भूमिका राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रही, जिसमें तीसरी दुनिया का नेतृत्व अपने हितों के आधार पर किया। यानी कि एक तो ये तरीका है, देखो ज़्यादा शब्द नहीं होंगे, बहुत कम शब्द हो तो देखने हैं इसमें आपको। एक तरीका तो आंसर का ये है कि मैंने कंपेयर कर दिया कि कोल्ड वार के पहले भारत का रोल क्या था लीडरशिप के रूप में, और कोल्ड वार के बाद भारत का रोल क्या है लीडरशिप के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ है उसने। अब इसमें ये कह रहा है, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, या एक तरीका ये सकता है, एक तरीका इसने खुद ने भी अच्छा लिख रखा है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसने लिखा हुआ है कि शीत युद्ध की जो बात मैंने बोली है उसी को इसने लिखा रखा है कि शीत युद्ध के समय भारत की जो नीति थी वो गुटनिरपेक्षता की पहचान के रूप में थी, और वर्तमान में नीति थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल गई है, इसलिए भारत की भूमिका थोड़ी सी धूमिल हो गई है। देखो धूमिल तो हुई है, ऐसी बात नहीं धूमिल नहीं हुई हमारी भूमिका, धूमिल तो हुई है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें वेरीफाई करना है किस तरीके से हमारी भूमिका धूमिल हुई है। तो देखो अभी बताते हैं। तो इंट्रो एक तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीके का इंट्रो और बताऊं मैं आपको अगर करना चाहूँ तो। एक तरीका है कि शीत युद्ध कालीन वैश्विक व्यवस्था में भारतीय नेतृत्व शांति, सहयोग एवं गुटनिरपेक्षता पर आधारित था। वहीं उत्तर शीतकालीन वैश्विक व्यवस्था में चीनी प्रतिस्पर्धा, यूएसए की शक्ति सर्वोच्चता के मध्य यूएसए की शक्ति, चीन की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि अब हमें चीन की प्रतिस्पर्धा मिलती है, ये वैश्विक व्यवस्था है वर्तमान में, हमें चीन से कंपटीशन मिल रहा है। इतना नहीं, चीन और यूएसए के बीच में सुपरमेसी का जो डिस्कस चल रहा है, शक्ति सर्वोच्चता का जो युद्ध चल रहा है, उसके मध्य भारत तीसरी दुनिया का नेतृत्व राष्ट्रीय हितों पर कर रहा है, आधारित हो रहा है। अब भारत की जो संबंध है तीसरी दुनिया की नेतृत्व के रूप में भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करनी है। पहले हमारे वैचारिक हित थे, अब हमारे राष्ट्रीय हितों पर फोकस है, इसलिए भारत ने अपनाया। तो ये हो गया इसका इंट्रो। अब इसकी मेन बॉडी लिखनी है। तो देखो मेन बॉडी में बात सही है, यह बात सही है कि यह बात सही है कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारतीय हित कमजोर हुए, भारतीय भूमिका धूमिल हुई है। ठीक है, अब कैसे धूमिल हुई है, देखो जिस धूमिल हुई है जिसके लिए कौन कौन सी वजह, देखो कैसे धूमिल हुई है। एक तो चीन का जो विस्तार हो रहा है अभी, चीन के विस्तार की वजह से भारतीय भूमिका, देखो चीन आज अफ्रीका में निवेश कर रहा है, तो अफ्रीका में भारत का रोल कम हो गया। आप बात कर सकते हो म्यांमार में भारत का रोल कम हुआ है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ये एशियाई कंट्री में, इनमें भारत का भूमिका कम हुई है क्योंकि चीन ने यहाँ पर निवेश कर दिया और इसलिए चीन का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा है। इसलिए भारत अब तीसरी दुनिया के नेतृत्व में, भारत नहीं बल्कि चीन तीसरी दुनिया की शक्ति नहीं, तीसरी दुनिया की शक्ति नहीं, चीन तो खुद ही महाशक्ति के रूप में उभर गया है। तो चीन का जो विस्तार है ये भारतीय भूमिका को कम कर रहा है। तो और आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अफ्रीका में चीन निवेश कर रहा है, तो अब जैसे व्यापार के माध्यम से अफ्रीका का व्यापार भारत के साथ चीन के साथ $300 बिलियन का है, जबकि भारत का $72 बिलियन का है।
बांग्लादेश में देख सकते हो, बांग्लादेश का सबसे द्विपक्षीय व्यापार भागीदारी चीन है। श्रीलंका में देख सकते हो हम्बन टोटा पे अटैक हो गया, हम्बन टोटा इसके अधीन हो गया। इस तरीके से इनकी भूमिका बढ़ गई। किसमें? ये बात लिख रहे हैं नई जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें चीन का विस्तार हो गया, इसलिए भारत की भूमिका कम है। दूसरी भूमिका अगर बात करें तो ये लिख सकते हैं अमेरिका। अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व हुआ कब? शीत युद्ध के बाद में। इसलिए जो तीसरी दुनिया के जो देश है वो अमेरिका की लीडरशिप में आ गए थे। कई देश, आज हम बात कर सकते हैं, आज दक्षिण अमेरिका के कई देश अमेरिका के समर्थन में, अफ्रीका के कई देशों में अमेरिका के प्रभुत्व है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, ठीक है। और इसके अलावा चीन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि चीन का अबोट प्रोजेक्ट भारत के प्रभाव को सीमित कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत का प्रभाव इसलिए कम हुआ क्योंकि भारत खुद यूएनएससी का सदस्य नहीं है। यूएनएससी का भारत स्थायी सदस्य नहीं, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए भारत इन तीसरे देशों की भूमिका नहीं ले पाया। क्यों? इनकी लीडरशिप क्यों नहीं कर पाया? मान ले कि श्रीलंका है और श्रीलंका ने कोई मानवाधिकार का आरोप लगता है श्रीलंका के ऊपर कि श्रीलंका ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। अब हुआ क्या था कि श्रीलंका ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया, इसके विरुद्ध में श्रीलंका के विरुद्ध में एक प्रस्ताव आया। कहाँ पर? यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी परिषद है, सुरक्षा परिषद है, उसमें ये प्रस्ताव आया। अब आपको पता है भारत इसका सदस्य नहीं है, चीन इसका सदस्य है, तो चीन बचाएगा ना यहाँ श्रीलंका को, इसलिए श्रीलंका किसके पक्ष में जाएगा? चीन के पक्ष में जाएगा। यही कारण है कि भारत की भूमिका कम हो रही है। अगर भारत आज यूएनएससी का स्थायी सदस्य होता तो भारत की भूमिका यहाँ जरूर होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैश्विक व्यवस्था में अब जो स्थिति है वो आर्थिक हितों पर केंद्रित हो गई है। पहले जो वैश्विक व्यवस्था थी वो वैचारिक थी कोल्ड वार के टाइम पे, और उसमें भारत इनकी वैचारिक आधार पे अपना रोल निभा रहा था। भारत कह रहा था कि अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका के देश या अफ्रीका के, एशिया के जो देश है, इनमें गरीबी मिटाओ, इनमें मतलब कह सकते हैं इनकी नस्लवाद का विरोध करो, जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध करो, इनका विरोध करो। ये वैचारिक संबंध थे हमारे इनके साथ। हमें गुटनिरपेक्षता की नीति अपनानी है, हमें किसी में शामिल नहीं होना। तो ये जो परिस्थितियां हैं इन आधारों पर आपको ये दिखाना है। देखो ये परिस्थितियां आपको दिखी हुई है, इन परिस्थितियों के आधार पर दिखा सकते हो। ये कीवर्ड यूज कर सकते हो कि चीन महाशक्ति के रूप में आ रहा है, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। यूएसए वैश्विक रूप में, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। ये यूएनएससी में, अब यूएनएससी में एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर भारत यूएनएससी में शामिल नहीं होगा तो भारत की भूमिका कम रहेगी। लेकिन ये एक पार्ट हो गया मेन बॉडी का। दूसरा पार्ट मेन बॉडी का है कि ये बात सत्य नहीं है, आज भी भारत की भूमिका तीसरी दुनिया के लीडरशिप में है। तीसरी दुनिया का लीडरशिप आज भी भारत कर रहा है, लेकिन किस आधार पर कर रहा है भारत? आज राष्ट्रीय हितों पर आधार से। ये चीज ध्यान रखना, आज बदला है, गुणात्मक बदला है। और कैसे करा है? देखो आज आपको पता है वैश्विक मंच हो, आप देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखा जाए। ये पूंजीवाद और बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत का शोषण कर रही है या गरीब देशों का शोषण कर रही है उनको रोका जाए। WTO में आपको पता है व्यापार के मामले पे वर्ल्ड बैंक जो ज़्यादा कंडीशन लगाता है, या WTO जो विकसित देशों के हितों की पूर्ति करता है उसका भारत विरोध करता है, और भारत उसमें गरीब देशों का हितों की बात करता है। इसलिए इन वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण में भारत की भूमिका है। क्या लिख सकते हैं यहाँ शब्द को? वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण में। और लोकतांत्रिकरण का मतलब यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब और विकासशील देश है उनको भी शामिल किया जाए और डिसीजन में उनकी भी भूमिका बढ़ाई जाए, ये भारत बोलता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन में भारत ने बोला है कि देखो हमें ऐसा नहीं कि सभी को इक्वल रोल निभाना है। भारत का मानना है कि विकसित देशों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और गरीब देशों ने कम नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी विकसित देशों की ज़्यादा है, गरीब देशों की नहीं है। और इतना नहीं, विकसित देश गरीब देशों के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता देंगे, ये भारत ने बोली है। इसलिए इस मुद्दे पे भारत गरीब देशों का नेतृत्व कर रहा है, तो जलवायु परिवर्तन पे नेतृत्व कर रहा है। और इतना नहीं, जलवायु परिवर्तन ने भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत ने अपने नेतृत्व बनाए। तो ये बात का संकेत है कि भारत का नेतृत्व आज भी है, ये लिखा हुआ है देखो। इसके अलावा आज भारत जो G77 की जो 77 सदस्य हैं, इनमें भारत का लीड रोल है आज भी। इतना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समूह में बहुत देशों के बीच में भारत आज मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। किन किन? विकासशील एवं विकसित देशों में। जैसे G20 में दोनों देश होते हैं, इसमें विकसित भी शामिल है और विकासशील। तो भारत यहाँ जैसे आप देख सकते हो
G20 के देश है, इनमें विकसित देशों ने एक बात बोली। विकसित देश कहते हैं कि जो ई कॉमर्स कंपनी है उन पे गरीब जो विकासशील देश है प्रतिबंध नहीं लगा। अब क्या है कि सारी ई कॉमर्स कंपनियां विकसित देशों की है, अब इन पर प्रतिबंध नहीं लगा जाएगा तो विकासशील देश और अल्प विकसित देश है उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। उनको टैक्स नहीं देती, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होता है कि अमेरिका में बैठी हुई कंपनी भारत से व्यापार कर लेती है, बिजनेस कर लेती है, और अमेरिका को रेवेन्यू मिल जाता है, भारत को कुछ नहीं मिलता। तो भारत ने बोला कि भाई ये कंपनियां रेवेन्यू हमारे यहाँ से लेती है तो हम इन पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो विकासशील देशों का मतलब जो हित है उसको भारत ने G20 सम्मेलन में रखा, ठीक है। इसी प्रकार आज भारत देखो NSG में, UNSC में, इनमें अपने आप को शामिल करना चाहता है, तो इसके लिए भारत बोला है कि इनका लोकतांत्रिकरण किया जाए, ठीक है। तो आज भारत का जो रोल है वो है, आज भी भारत अपना रोल निभा रहा है तीसरी दुनिया के नेतृत्व में, ये भी आपको दिखाना है इन पॉइंटों के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब कंक्लूजन में करना है, लेकिन अब करना है कि अब भारत है उसका रोल है वो बदल गया। अब भारत नवीन नेता बना है, नया तरीके से रोल निभा रहा है, और नई तरीके से रोल है कि भारत राष्ट्रीय तौर पर केंद्रित है। अब भारत का संबंध दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से इसलिए है क्योंकि भारत वहाँ से अपने राष्ट्रीयत्व की प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि भारत वहाँ पर निवेश करना चाहता है, उनके साथ व्यापार करना चाहता है। और ध्यान रखना, इन देशों के सहयोग से भारत UNO में स्थायी सदस्यता के रूप में भी अपने आप को शामिल करना चाहता है, इसलिए भारत की भूमिका बदल गई। और भारत की खुद की नीति अब यात्रा में यथार्थवाद पर आधारित है, प्रैग्मेटिक है, एग्रेसिव भी है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि जेरूसलम मुद्दा है, ये जो जेरूसलम मुद्दा है, इजराइल का मुद्दा है, इस पर भी भारत ने दोनों का समर्थन किया, इजराइल का भी समर्थन किया और फिलिस्तीन का समर्थन किया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि आज भारत तीसरी दुनिया में, देखो वैक्सीन पॉलिसी देख सकते हो, एक एग्जाम्पल वैक्सीन में देख सकते हो कि वैक्सीन के दौरान भारत में पूरी दुनिया में रोल निभाया, ठीक है। गरीब देशों को सहायता नहीं, उस एग्जाम्पल को भी यहाँ यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से कई पॉइंट, अब आपको इसमें ध्यान रखना, ये शब्द हेडिंग देनी है आपको कि जैसे जलवायु परिवर्तन पर, वैश्विक संस्थाओं पर, इतना नहीं, विकासशील देशों की, विकसित और विकासशील देशों के समूह में, फिर UNO में, फिर वर्ल्ड बैंक में, ठीक है ना, इनमें किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर, टेररिज्म के मुद्दे पर भारत रोल निभा रहा है कि टेररिज्म को कैसे रोका जाए, ठीक है। लेकिन ये रोल भारत इसलिए निभा रहा है अभी क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जलवायु मुद्दा भारत भी चाहता है कि उसको रिलैक्स दिया जाए। तो ये क्वेश्चन इतना ही पूछना है। अब मैंने आपको समझाने में बहुत टाइम लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना है, एक तो स्टार्टिंग करनी है, कंपेयर स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा एक मेन बॉडी में एक पॉइंट लिखना है कि वैश्विक व्यवस्था ऐसी है, इसमें भारत का रोल ऐसे कम हो रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन पूर्णतः सही है क्योंकि भारत का वैश्विक पहचान आज ही बनी हुई है। कैसे रोल है आज भारत का, आज हम जलवायु परिवर्तन में भारत का रोल देख सकते हो, आज हम WTO या वैश्विक संस्थाओं में भारत का रोल देख सकते हो, विकासशील देशों के हितों में भारत का रोल देख सकते हो, और इतना ही नहीं G77 के इनमें, और इतना नहीं, आज भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन बना हुआ है आज भी। हाँ, गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जो गुटनिरपेक्षता जो नीति है, इसके पहले उद्देश्य थे आदर्शवाद पर आधारित थे, आज ये इसका प्रयोग हम यथार्थवाद पे यूज भी कर रहे हैं। यथार्थवाद का मतलब है आज गुटनिरपेक्षता आंदोलन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये जो देश है, इतने देशों का सहयोग हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिले, ये हमारे साथ रहें, और हम अगर महाशक्ति बनाए तो इनका समर्थन जरूरी है, इसलिए नेम हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है। नेम को हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा, ठीक है ना, इतना इसको लिखना है बस। मैंने बहुत बड़ा टाइम लगा दिया इसमें, लेकिन आपको इतना लिखना है बस। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के मूल तत्व, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मूल तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि जो ऐसे तत्व जो भारत की विदेश नीति में हमेशा रहे, जो परिवर्तित नहीं हुए, यानी कि जो निरंतरता के साथ चले हुए, उनको मूल तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक इसका होगा इंट्रो। इंट्रो कुछ नहीं करना, भारतीय विदेश नीति के बारे में बताना है बस कि भारतीय विदेश नीति कैसे। हालांकि इसमें एक बढ़िया स्टेटमेंट दे रखा है नेहरू जी का स्टेटमेंट है, इसको भी आप इसमें यूज कर सकते हो कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रहेगी, शांति पर रहेगी और सद्भावना पर रहेगी। ये नेहरू जी ने बोला था। इनको मैं कीवर्ड के थ्रू यूज करना चाह रहा था, लेकिन नेहरू जी ने बात बोली रखी थी, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसको नेहरू जी को इसको इंट्रो में यूज करो, बहुत बढ़िया दे रखा है, ठीक है। फिर मूल स्तंभ बता देना, देखो जैसे गुटनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति आज भी है भारत की, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने लिखा है, इसमें गलती कर दी। एग्जाम्पल देना है, यूक्रेन मुद्दा पर भारत है
ध्यान रखना। अब गुटनिरपेक्षता समझा दिया, लेकिन आप कैसे बताओगे कि बात सही है? तो आपको एग्जाम्पल देना है, यूक्रेन मुद्दे पर भारत ना तो रूस का समर्थन किया है और ना ही भारत ने अमेरिका का समर्थन किया है। तो ये भारत की कौन सी है? गुटनिरपेक्षता की नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, तो भारत हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, शांतिपूर्ण नीति अपनाई भारत ने। कैसे? कि भारत ने, आप देख सकते हो, ये इतनी कहानी मत लिखना, इसमें डायरेक्ट लिखना है भारत शांतिपूर्ण सहयोग, यानी कि भारत ने अपने पड़ोसियों के प्रति शांतिपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई। जैसे ताशकंद समझौता, पड़ोसियों के लिए भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई, ठीक है ना। पड़ोसियों के लिए जल सिंधु जल समझौता किया, है ना। इतना नहीं, चीन के साथ भी हमने पंचशील का समझौता किया था, लेकिन चीन ने गलती कर दी, हम क्या करें, ठीक है ना। और भारत शांतिपूर्ण सहयोग की स्थिति में, नीति में भारत क्या है, वैश्विक व्यवस्था को भी मानता है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है और इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको भी यूज करना है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है, लेकिन इसके ध्यान रखना, या एक मैं कंक्लूजन में वो चीज़ बताऊंगा। एक पॉइंट हो गया हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति, लेकिन लिखना है कि गुटनिरपेक्ष नीति का एग्जाम्पल लिखना है यूक्रेन मुद्दा, ठीक है ना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति बिल्कुल लिखना है। साधनों की पवित्रता, भारत हमेशा, भारत की नीति आदर्शवाद पर आधारित रही है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को भी भारत ने कम नहीं, भारत की नीति आदर्शवाद पर रही है और इसलिए भारत ने हमेशा अपनी नैतिकता का ध्यान दिया है। चाहे आप बात कर सकते हो 1965 और 1971 में पाकिस्तान के, उनको छोड़ दिया हमने सैनिकों को, ठीक है ना। तो ये इस बात का संकेत था कि भारत ने हमेशा अपनी नैतिकता की पॉलिसी का पालन किया है। पंचशील का सिद्धांत, इसको लिख सकते हो, पंचशील के सिद्धांत, ऐसा नहीं हमने चीन के साथ ही किया। पंचशील का सिद्धांत भारत की नीति का हमेशा हिस्सा रहा है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि हर देश अपनी प्रादेशिक अखंडता, अनाक्रमण, समानता, ये चीज़। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति है वो ज़्यादातर जो उसके आदर्श है वो आदर्शवाद पे आधारित है। तो पंचशील की नीति किस पे है? आदर्शवाद पे आधारित है। और देखो, अगर हम बात करें तो हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ये इस बात का संकेत है कि आज भी हम अपनी नीति को फॉलो करें। भारत यूएनओ का समर्थन किया है और यूएनओ का समर्थन करने के लिए भारत ने, देखो, यूक्रेन मुद्दे पर भी बोला कि आप कूटनीतिक माध्यम से इसको सुलझाएं। भारत दक्षिणी चीन सागर के जो विवाद है उसको यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ कन्वेंशन ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ एंड कन्वेंशन ऑफ सी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, समुद्री कानून, उनके आधार पर भारत चाहता है कि उसका समाधान किया जाए। किसका समाधान किया जाए? दक्षिणी चीन सागर का। तो भारत की विदेश नीति हमेशा वैश्विक संस्थाओं के समर्थन में रही। इसके अलावा भारत की विदेश नीति उपनिवेशवाद के विरोध भी नहीं, आज भी है। ये तो मूल स्तंभ थे भारतीय विदेश नीति के, लेकिन ध्यान रखना इसने क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रखा हुआ है। आपको पहले तो ये मूल स्तंभ दिखा रखे, है ना। ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे क्वेश्चन अगर मान लें ये 200 शब्दों का है तो इसको क्या करना है, अब मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। तो देखो, इंट्रो तो यार इसमें बढ़िया लिखा हुआ है, इसका इंट्रो लिख सकते हो आप, या इसके साथ ही आप ये लिख सकते हो कि एक इंट्रो तो इसमें लिखा हुआ है। एक इंट्रो में अपना बताऊँ कि आप इसमें लिख सकते हो कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय तौर पर केंद्रित है, जिसमें आदर्शवाद तथा यथार्थवादी सिद्धांतों का अनुसरण परिस्थिति के आधार पर करते हैं। एक तो ये लिख सकते हो, अगर तुम और ज़्यादा चाहो तो आप ये कर सकते हो। बाकी मुझे तो ज़्यादा बेस्ट ये भी अच्छा लग रहा है जो इसमें स्टार्टिंग की गई। अब इसमें आपको दिखाना है कि मूल स्तंभ में आपको दिखाना, ये मेन बॉडी का पार्ट होगा। एक तो नेम दिखा देना है और नेम का एग्जाम्पल देना है। इस प्रकार शांतिपूर्ण ये सहअस्तित्व की नीति अपनाई है, फिर इसका एग्जाम्पल देना। इसके अलावा आपको साधनों की पवित्रता की बात करनी है कि भारतीय विदेश नीति हमेशा साधनों की पवित्रता पर फोकस की, क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करती है। इसका भी एग्जाम्पल दे देना आप, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति पंचशील पर आधारित है, ये भी देख सकते हो। राष्ट्रीय मतलब वैश्विक संस्थाओं के समर्थन में रही है हमेशा। एक ये हो गया। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि हम देख सकते हो कि कोरिया युद्ध में भारत ने सहयोग किया। इतना नहीं, यूक्रेन मुद्दे पर भारत चाहता है कि यूएन इसका समाधान करें, ठीक है ना। भारत WHO में विश्वास करते हुए कोविड-19 के दौरान उसकी गाइडलाइनों को फॉलो कर रहा था, ठीक है। और दक्षिणी चीन सागर का उदाहरण दे सकते हो, ये हुआ। लेकिन एक पॉइंट है, लेकिन वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में
भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभ है वो एक तो प्रैग्मेटिक हो गया, आक्रामक भी हो गया और राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित हो गया। 2-3 एग्जाम्पल आप नए भी जोड़ सकते हो इसमें, ठीक है ना। और इसके आप ये हो गया 2-3 एग्जाम्पल नए जोड़ने हैं इसमें, कि जैसे भारत की विदेश नीति में आज आपको पता है कि हम लीडरशिप के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, या हम थोड़े से राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित हो गए हैं, थोड़े असर्टिव पॉलिसी हो गई है भारत की। तो ये भी आपको लास्ट में दिखाना है, इसने नहीं दिखाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जो क्वेश्चन अच्छा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो क्वेश्चन का एक पॉइंट छूट गया, थोड़ा सा पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वर्तमान को भी जरूर जोड़ना है। आपको वर्तमान भी भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभ है, उनको भी बताना है कि वर्तमान की भारतीय विदेश नीति का मूल स्तंभ क्या है, तो उसको भी दिखाना है। तो 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक तो प्रैग्मेटिक नीति भारत की, एक भारत की नीति है वो असर्टिव भी है, एग्जाम्पल दे देना सर्जिकल स्ट्राइक का 370 का, ठीक है ना। और फिर कंक्लूजन करना है कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक बंधुता, सहयोग, शांति की रही है। ये बात में आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन और भी आपके तरीके से कि भारत की विदेश नीति के मूल क्या विशेषता रही है, क्या तत्व है, क्या है, उनके आधार पर हम लिख सकते हो। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। ध्यान रखना इस क्वेश्चन ने प्रेजेंट वाली सिचुएशन नहीं दिखाई, आपको प्रेजेंट वाली सिचुएशन भी दिखाएंगे। प्रोएक्टिव एक प्रेजेंट वाली सिचुएशन दिखा सकते हो, प्रोएक्टिव एग्जांपल दे सकते हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी। तो इस तरह की हम प्रोएक्टिव एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद आता है भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें इंट्रो देना है आपको, तो विदेश नीति को डेफिनेशन दे दो। एक जो क्या कर सकते हो, विदेश नीति की परिभाषा दे सकते हो, मैंने बता रखा है आपको अच्छी से, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो कि विदेश नीति कैसे प्रभावित होती है, इसके कुछ संक्षिप्त में कर सकते हो कि हर देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, परंतु उसको आंतरिक, क्षेत्रीय और बाह्य कारक भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब प्रभावित करने वाले कारक लिख सकते हो जो मैंने बता रखे हैं आपको, ज्योग्राफिकल फैक्टर लिख सकते हो, सुरक्षा वाले लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा सैन्य शक्ति वाले फैक्टर भी लिख सकते हो, आर्थिक कारक भी, घरेलू, इसके अलावा डायस्पोरा। एग्जाम्पल मैंने सब आपको बताए थे कि किस तरीके से डिसाइड होती है। डायस्पोरा का एग्जाम्पल आपको तमिल मुद्दा बताया हुआ था मैंने, ठीक है ना। डायस्पोरा का एग्जाम्पल आपको मैंने नेपाल का जो मधेसी मुद्दा है, इन 2 मुद्दों से भारतीय विदेश नीति किस तरीके से नकारात्मक गई। या हम देख सकते हैं कि यूएसए के साथ हमारे संबंध क्यों पड़े, क्योंकि डायस्पोरा का रोल रहा था। तो वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ये तो आपको हेडिंग देना है, ठीक है, कि भू सामरिक जो ये भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं, आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का एग्जाम्पल देना कि ऐतिहासिक परंपराएं, और ऐतिहासिक परंपरा में आप कभी मत बोलना एक तरफ अशोक जो आदर्शवादी नीति का फॉलो करता है और एक तरफ चाणक्य जो यथार्थवादी नीति का फॉलो करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय तो है ही, हर देश की विदेश नीति राष्ट्रीय से प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये कारक, ठीक है, जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और कंक्लूजन में देखो जितने भी कारक मैंने आपको बताए थे प्रारंभिक के चैप्टर के अंतर्गत, उसमें से आपको एक एक कारक उठाते हुए उनका एक एक एग्जाम्पल देना है, बस एक एक एग्जाम्पल कि ज्योग्राफिकल कारक किस तरीके से प्रभावित करते हैं। कि ज्योग्राफी कारक है वो भारत की पड़ोसियों की स्थिति, भारत की भू सामरिक स्थिति को प्रभावित करता है, और इसीलिए हिंद महासागर में भारत की विदेश नीति का प्रभाव बढ़ना या मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बनाने के लिए भारत को चावर पोर्ट का यूज करना है, भारत की ज्योग्राफिकल फैक्टर है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया, एक एक को लेते हुए एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है ना। इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया है। आर्थिक विकास में आपको देना है कि भारत को यदि आर्थिक विकास करना है, इसी वजह से भारतीय विदेश नीति में यूएई का महत्व बढ़ा है, सऊदी अरब का महत्व बढ़ा है, अफ्रीका का महत्व बढ़ा है, क्योंकि वहाँ हम व्यापार करना चाहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के बिना आपका क्वेश्चन ज़्यादा मजेदार नहीं रहता, ठीक है ना, इसलिए इसमें एग्जाम्पल जरूर देने, बाकी पॉइंट आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है ना। और कंक्लूजन में देखो, कंक्लूजन वही बात लिखनी है कि इस प्रकार विदेश नीति है वो राष्ट्रीय तौर पर केंद्रित तो होती है, लेकिन भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, वैश्विक कारक भी उसको प्रभावित करते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और नहीं लिखी, एक चीज़ और लिखनी चाहिए थी आपने, वैश्विक व्यवस्था भी प्रभावित करती है और क्षेत्रीय व्यवस्था भी प्रभावित करती है। इसका एग्जाम्पल देना है। वैश्विक व्यवस्था का अगर एग्जाम्पल देना है
देखो ये एग्जाम्पल जो इसने दिए हैं ये तो हो गए घरेलू कारक, इसके अलावा और कारक भी होते हैं जो प्रभावित करने वाले, तो जरूर लिखना है। एक पॉइंट और देना है इसमें, एक तो होता है वैश्विक व्यवस्था। एग्जाम्पल देना है, शीत युद्ध काल था इसलिए भारतीय विदेश नीति में नेम आया। भारतीय विदेश नीति नेम क्यों आया? क्योंकि विश्व युद्ध दुनिया है वो कोल्ड वार में बची हुई थी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देना है। क्षेत्रीय स्थिति, 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तो 1974 में हमने भी परमाणु परीक्षण किया, इसलिए सुरक्षा को हमारी विदेश नीति का आधार बना दिया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है आपको, चाहे इनको आप छोटा कर दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दो, क्वेश्चन में जितने ज़्यादा आप सब हेडिंग देंगे, ऐसे करके लिखना है आपको, हमेशा हेडिंग देना है, जब मजा आता है। विशेषकर 2 से 250 क्वेश्चन, 2 से 250 जो वर्ड्स का क्वेश्चन होता है, उसमें हमेशा आपको सब हेडिंग देनी है कि आर्थिक कारक, सैन्य शक्ति की वो है ना, और उसमें अगर आपको लिखना है तो इसलिए लिख सकते हो आर्थिक कूटनीति किस तरीके से प्रभावित करती है। देखो एक एक शब्द, अब इनको मैं IR की लैंग्वेज में इन शब्दों को लिखूँ, देखो जैसे इसमें लिखना है तो इसमें लिखना भू सामरिक स्थिति, ठीक है ना, इसको हम कीवर्ड लिख सकते हैं भू सामरिक व्यवस्था। फिर सुरक्षा को लिख देते हैं सुरक्षा ठीक है, और इसमें सैन्य हो गई, इसको लिख देते हो आर्थिक कूटनीति, कि आर्थिक कूटनीति किस तरीके से प्रभावित करती है। ऐतिहासिक परंपरा हो गए, राष्ट्रीय हो गए, कंक्लूजन हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मली, बाकी लिखना तो आपको ही। इसके अलावा पूछा है कि क्या भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद से व्यवहारवाद की ओर रूपांतरित हो रही है, तर्कों का समर्थन कीजिए। तो देखो कुछ नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें कुछ नहीं करना है कि भारत की विदेश नीति आदर्शवाद से, तो देखो स्टार्टिंग करनी है पहले, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसने 2 चीज़ पूछी है, एक तो आपको भारतीय विदेश नीति के आदर्शवाद के पहलू बताने, और वर्तमान में हम किस तरीके से व्यवहारवाद पे है, ठीक है। तो देखो इंद्रो की भारतीय विदेश नीति हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रही है, ठीक है, और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए इसने परिस्थितियों के आधार पर आदर्शवादी कारकों को अपनाया है, तो परिस्थितियों के आधार पर यथार्थवादी कारकों को भी अपनाया है, ठीक है। और शीत युद्ध काल में भारतीय विदेश नीति में ध्यान रखना इतना, प्रारंभिक काल में भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद पर आधारित रही थी, जिसका कारक भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारत का आंदोलन था, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये एग्जाम्पल मतलब इंट्रो इस तरीके से लिख सकते हो कि भारतीय विदेश नीति है वो राष्ट्रीय तौर पर केंद्रित रही, लेकिन जहाँ तक उसको ज़रूरत पड़ी वहाँ उसने आदर्शवाद की नीति का अनुसरण किया, और जब राष्ट्रीय हितों के लिए यदि उसको यथार्थवाद की नीति का अनुसरण करना पड़ा तो उसने यथार्थवाद की नीति का अनुसरण किया, जो इस प्रकार है। अब लिख लें कि भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद नहीं आदर्शवाद, तो आदर्शवाद में जो नेहरू जी की आपको नीति अपनाई थी वो सब बतानी है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, जो नेहरू जी की नीति अपनाई। लेकिन यथार्थवाद में अगर हम बात करें तो यथार्थवाद में इंदिरा गांधी की नीति है और वर्तमान नीति है, इनको बता देंगे। तो बोलेंगे देखो वर्तमान नीति जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना, इजराइल फिलिस्तीन के साथ हम संबंध बना रहे हैं, है ना, हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, हम श्रीलंका में जाकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि अब हम यथार्थवाद पे आ गए। यानी कि जो जो पॉइंट ध्यान रखना मैंने आपको राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित बताए वो यथार्थवाद की नीति के अनुसार है, इतना करना है। तो आपको 2 चीज़ करनी है, देखो आदर्शवाद में मोस्टली आपको नेहरू जी की चीज़ बतानी है, और यथार्थवाद में आपको इंदिरा गांधी की चीज़ें और वर्तमान की चीज़ें। इस आधार पर कंक्लूजन में कहना है कि देखो कंक्लूजन में क्या लिखना है कि भारतीय विदेश नीति में निरंतरता तथा परिवर्तन पर आधारित है, जिसने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए आदर्शवाद तथा यथार्थवादी जो मानक है, यथार्थवादी और जो आदर्शवादी जो मानक है उनका अनुसरण किया है। किसके आधार पर? परिस्थितियों के आधार पर उनका अनुसरण किया है। फिर बता रहा हूँ इसका सेशन लिखना है कि भारतीय विदेश नीति है वो निरंतरता और परिवर्तन को समावेशन किए हुए हैं, जिसने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों के अनुसार आदर्शवाद और यथार्थवाद का अनुसरण किया है। अर्थात हम पूरी तरह आदर्शवादी भी नहीं है, तो पूरी तरह हम यथार्थवादी भी नहीं है, व्यवहारवादी भी नहीं है, हम हमेशा हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के समर्थक रहे। इतना सा करना है बस। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, स्टार्टिंग भारतीय विदेश नीति के बारे में बता देना, ठीक है, और थोड़ा सा उसकी स्थिति को बता देना, फिर आदर्शवादी सिचुएशन बता देना नेहरू जी की, और इनमें बदलाव कैसे आया
इंदिरा गांधी की बता देना, वर्तमान सरकार की बता देना। वर्तमान में हमारी नीति असत्य हो चुकी है, चाहे 370 को हटाए जाना। वर्तमान भारतीय नीति, विदेश नीति प्रैग्मेटिक हो चुकी है, चाहे ईरान के साथ भी संबंध बना रहे हैं तो यूएसए के साथ भी संबंध बना रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ भी संबंध है तो इजराइल के साथ भी संबंध है, रसिया के साथ भी संबंध है तो यूएसए के साथ भी संबंध है। ये नीति क्या है? हमारी प्रैग्मेटिक नीति है। इसी प्रकार हम आज परमाणु शक्ति है संपन्न है, ठीक है। इसी प्रकार आज हम राष्ट्रीय लोग बढ़ते दे रहे हैं, इसलिए हम तालिबान से भी वार्ता करने को तैयार है। हम म्यांमार में हम जो वहाँ की तानाशाही सरकार है उसके साथ भी हम वार्ता कर रहे हैं। तो अब हम राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित हैं। तो लिखना कि भारतीय विदेश नीति पूर्णतः राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित है और इसके लिए उसने आदर्शवादी की, ये बात पूर्णतः गलत है कि भारतीय विदेश नीति व्यवहारवाद पर गई। आज भी भारत शांति का समर्थन है, सहयोग का समर्थन है, वैश्विक संस्थाओं का भी समर्थन करता है। तो भारत दोनों नीतियों को फॉलो करता है, ध्यान रखना। एक को पूरी तरह क्वेश्चन ने कोशिश की है। देखो, अगर आपको व्यवहारवाद का तर्क लेना है तो तर्क देकर उदाहरण तो देना है कि भारत किस तरीके से व्यवहारवाद की ओर आया है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि व्यवहारवाद की ओर कैसे है। देखो, नेहरू जी की चीज़ों को संक्षिप्त कर देना, इंदिरा और मोदी जी की चीज़ों को बढ़ा देना, ठीक है ना। लेकिन ये बात मत भूलना कि भारत आज भी अपनी नीति में आदर्शवाद को फॉलो करता है। आज भी भारत शांति, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक संस्थाओं में विश्वास करता है। तो भारतीय विदेश नीति में दोनों फैक्टर है, लेकिन ये दोनों नीतियों का अनुसरण भारत राष्ट्रीय हितों पर आधारित करता है। ये अंतर है, ठीक है ना। इस तरीके से वो खत्म कर देना क्वेश्चन को। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में मौजूदा परिवर्तन तत्वों की पहचान करें। अब मैंने आपको जो बताया था कि मैंने आपको जो परिवर्तन के तत्व बताए थे उनको बता देना कि किस तरीके से भारतीय विदेश नीति प्रैग्मेटिक हुई है, यथार्थवादी हुई है, बहुपक्षीयता पर हुई है। जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उनको यूज करना है। लेकिन इसका इंट्रो कैसे लिखना है, देखो इंट्रो, तो देखो भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन, देखो वही सेम इंट्रो लिखना है कि राष्ट्रीय जो विदेश नीति है, देखो कुछ नहीं, विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हितों केंद्रित होती है। और इसके लिए चूंकि हम इसके कहते हैं, चूंकि राष्ट्रीय हित समय परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होते हैं, इसलिए विदेश नीति भी परिवर्तित होती है, ठीक है। अब परिवर्तित कैसे हुई तो आपको एग्जांपल लिखना है। यथार्थवाद पे आधारित हो गई, कैसे? इजराइल के साथ हमने संबंध बनाए, हम आज ईरान के साथ भी संबंध बना रहे हैं, हम चीन हम बात कर सकते हैं आज म्यांमार की जो तानाशाही सरकार इसके साथ भी संबंध बना रहे हैं। इसके बाद प्रैग्मेटिक कैसे हुई, यही प्रैग्मेटिक के एग्जाम देंगे। इसके बाद आक्रामक, सर्जिकल स्ट्राइक का एग्जाम्पल देना। जो मैंने आपको बताए वो एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि परिवर्तनता के कितने एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है। खत्म लिखना और लास्ट में फिर लिखना कंक्लूजन, वही कंक्लूजन करना है जो पहले किया था, मैंने बताया था आपको पहले कंक्लूजन। देखो परिवर्तन कैसे हुआ, भारत नीति आक्रामक हुई, ये एग्जाम्पल डोकलाम विवाद का। भारतीय नीति मैंने पूरा बताया, भारतीय नीति बहुपक्षपात पर हो गई, ये बताया मैंने एग्जाम्पल। भारत ने एशिया अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को गुणात्मक बदला है। पहले एशिया और अफ्रीका के साथ संबंध भारत के वैचारिक थे, अब भारत अफ्रीका के साथ संबंध इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करनी है, क्योंकि अफ्रीका एक बड़ा मार्केट है जहाँ पर भारत निवेश कर सकता है और अपने हितों की प्राप्ति कर सकता है ना। और इसलिए भारतीय विदेश नीति में सार के स्थान पर बिम्स्टेक को ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखो एक्टिस्ट पॉलिसी हो गई, ये चीज़ बतानी है। एक्टिस्ट पॉलिसी, प्रोएक्टिव, एक भारतीय विदेश नीति कारक क्या है, प्रोएक्टिव। याद प्रोएक्टिव के एग्जाम्पल दे सकते हो, भारत लोकिस्ट की जगह एक्टिस्ट पॉलिसी को अपना रहा है। तो मैंने जो परिवर्तन के एग्जाम्पल आपको बताए वो यहाँ लिखने, लेकिन निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको ध्यान रखना। परिवर्तन के जो भी एग्जाम्पल है एक कि भारतीय विदेश नीति यथार्थवाद है, उसके 2-3 एग्जाम्पल देना। भारतीय विदेश नीति प्रोएक्टिव हो गई, उसके 2-3 एग्जाम्पल दे देना। भारतीय विदेश नीति है वो असर्टिव हो गई है, उसके 2-3 एग्जाम्पल देना। असर्टिव मतलब आक्रामक, डोकलाम विवाद, लद्दाख विवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, ये आक्रामक के एग्जाम्पल हो गए। इसलिए इतना नहीं, भारतीय विदेश नीति बहुपक्षीयता पर केंद्रित हो गई। तो भारत आज अफ्रीका के साथ संबंध बना रहा है, भारत आज मध्य एशिया के साथ संबंध बना रहा है, भारत आज दक्षिण अमेरिका के साथ संबंध बना रहा है। तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यह चीज़ तो आपको लिखनी है। अब मैं आपको पूरा आंसर ड्राफ्ट कर दूँ तो वह उसमें आपका इनोवेटिव आइडिया नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ढूंढो, 50 एग्जाम्पल हर चीज़ की, आपको जो अच्छा लगे उस एग्जाम्पल को वहाँ कोड कर दो, ठीक है।
इतना नहीं, भारत सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये लेकिन भारतीय विदेश नीति में निरंतरता भी है, ध्यान रखना, परिवर्तन निरंतरता भी है, जैसे शांति, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विश्वास। तो निष्कर्ष में लिखना है कि भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व शांति, सहयोग, वैश्विक व्यवस्थाओं को फॉलो करना, है ना, इनको हमेशा भारत फॉलो करता रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होंगी तो इनको यूज करेगा। बस इतना सा निष्कर्ष लिखना है, इससे आपका आंसर खत्म। मतलब मैं कोई ऐसा नहीं कहा वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ इसमें और कर सकते हैं कि जो भारतीय विदेश नीति बदली वो कैसे बदली, तो ये एग्जाम्पल दिए इसने। देखो वही एग्जाम्पल शाम कि उसकी विदेश नीति परिवर्तित कैसे हुई, तो मैंने परिवर्तन के एग्जाम्पल बताए। जो मोदी जी गवर्नमेंट आती है या 1991 में भारतीय विदेश नीति बदलती है, तो 1991 में क्या क्या सिचुएशन बताई थी, उनका एक दो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति अब वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित हो गई है, ठीक है। भारतीय विदेश नीति में अब चाइना के साथ उसको संतुलन करने की जरूरत है, इसलिए भारतीय विदेश नीति अब इस तरीके की होगी। तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके के इतने एग्जाम्पल लिखना है। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति की चुनौतियाँ, तो देखो चुनौतियाँ एक जो 25 शब्द हम पूछे कि भारतीय विदेश नीति की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। चुनौती कैसे, देखो अब इसका क्वेश्चन लिखना है, तो देखो इसमें थोड़ा सा एक काम करना कि इसमें वैश्विक व्यवस्था को बताना है इंट्रो में, और वैश्विक व्यवस्था बता दें। कैसे बतानी वैश्विक व्यवस्था, कि देखो चीन यूएसए के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, ये वैश्विक व्यवस्था है। देखो मैं कोई अलग सी चीज़ नहीं बता रहा, व्यापार युद्ध और शक्ति प्रतिस्पर्धा आज भी चल रही। चीन जो यूक्रेन मुद्दा चल रहा है, इस बात रूस एवं यूएसए के बीच में पुनः शक्ति सर्वोच्चता की लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये वैश्विक व्यवस्था है, इतना नहीं। और जो व्यापार वार्ता हैं, आतंकवाद है, ये वार्ताएं सक्सेस नहीं हो रही, ये वैश्विक व्यवस्था है। और इन्हीं वैश्विक व्यवस्था के मद्देनजर भारत के समक्ष निम्नलिखित चुनौती है। ये क्वेश्चन का तो मतलब हमको ध्यान रखना है, पहले वैश्विक व्यवस्था को बताना है कि क्या चल रहा है। तो चीन यूएसए के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है, रशिया और चाइना इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए भारत की विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है, क्योंकि भारत का चीन पड़ोसी है, इसलिए भारत चीन से संबंध खराब नहीं करना चाहेगा, और रूस भारत का प्राकृतिक मित्र है, इसलिए भारत रूस से भी संबंध बनाना चाहेगा, और यूएसए भारत का वर्तमान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र है, इसलिए उसके साथ भी संबंध बनाना चाहेगा। इनके साथ भारत की क्या नीति है, चुनौती पहली लिख सकते हो चीन की आक्रामकता, और एग्जाम्पल इसने अच्छा दिया है, इसको यूज कर सकते हो। चीन की आक्रामक नीति है, कह सकते हैं आक्रामक अभ्युदय, चीन का असर्टिव एमर्जिंग, उसका एग्जाम्पल हम दक्षिणी चीन सागर को दे सकते हो, मालदीव को दे सकते हो, यहाँ चीन का दे सकते हो, या वन बेल्ट वन रोड का एग्जाम्पल। ध्यान रखना, एग्जाम्पल जरूर देना है। दूसरा, चीन, रूस और पाक, इनमें गठजोड़ बढ़ता जा रहा है। अब रूस हमारा मित्र है, लेकिन वो चीन के साथ भी दोस्ती बना रहा है, पाकिस्तान के साथ, हमारे दोनों शत्रुओं के साथ रूस दोस्ती कर रहा है, तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। ये इसके अलावा महाशक्तियों के बीच में शक्ति संतुलन, महाशक्तियों के बीच संतुलन कैसे बना रखा, क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर, अब यूक्रेन मुद्दे में भारत को बड़ा डिस्प्यूट है कि यूक्रेन मुद्दे पर बोले भी या ना बोले तो किसका पक्ष ले, इसलिए भारत ने देखा होगा। अब इसमें किस तरीके से अमेरिका और पश्चिमी देश है, वो चीन और रूस को संतुलित करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्थिति खड़ी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को डर है कि देखो चीन से भी हमें दोस्ती रखना है, रूस से भी दोस्ती रखना है, हमें अमेरिका से भी दोस्ती रखना है, पश्चिमी देशों से दोस्ती रखना है, तो किससे दोस्ती रखें, कैसे दोस्ती रखें, ये बड़ी चैलेंजेस है। फिर एक भारत की विदेश नीति और चुनौती और है कि अमेरिका की जो नीति है ये अनिश्चित रही है। अमेरिका की नीति क्या है, अनिश्चित रही है। अमेरिका की नीति ऐसी है कि अमेरिका पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, और वर्तमान अमेरिका ही हमारा मित्र है। तो ये बड़ी डिलेमा है कि यार अमेरिका विश्वास करे या ना करे, क्योंकि अमेरिका ने आपको पता है अफगानिस्तान को अकेले छोड़ दिया, अमेरिका है पेरिस समझौते से अलग हो गया, हालांकि बाद में एक हो रहा है। तो ये भारतीय विदेश नीति की एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इसके अलावा भारतीय विदेश नीति में एक रही है हमेशा चुनौती, भारत विदेश नीति एक तो भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत है, इसलिए चीन का प्रभाव एशिया अफ्रीका इनमें बढ़ा है। तो भारत की जो आर्थिक चुनौती है या हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति, इसकी एक सबसे बड़ी चुनौती है इसकी विदेश नीति। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति में सुरक्षा का मुद्दा कर सकते हो, ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि पश्चिमी एशिया को भी ले सकते हो हम, पश्चिम एशिया की चुनौती ये भी है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं चीन का आक्रामक प्रभाव, ये तो हो गया। तो ये इतने एग्जाम्पल है, इनको दे सकते हो कि भारतीय विदेश नीति की समक्ष चुनौती है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ने पूछा नहीं, लेकिन अब आपको क्या लिखना है कंक्लूजन में। देखो कंक्लूजन में आपको हमेशा लिखना है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं, लेकिन आपको लिखना है कि भारत आज क्वाड मालाबार सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, और रूस के साथ S-400, मतलब कहने मतलब कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामरिक स्वायत्तता, बहुपक्षीयता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास की नीति का अनुसरण करते हुए इन चुनौतियों को सीमित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। यानी कि कंक्लूजन में भारतीय वर्तमान विदेश नीति के कुछ फैक्ट लिख देना, बस छोड़ना मत, ठीक है, जो इन चुनौतियों को सीमित कर रहे हो, ठीक है ना। एक तो ये, इसके अलावा भारतीय विदेश नीति के समक्ष ये चुनौतियां हो गई। इसके अलावा हमने जितने क्वेश्चन आप में डिस्कशन किए 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। मेरा आपसे यही है कि देखो अब थोड़ा सा हम गुटनिरपेक्षता को देखेंगे, गुटनिरपेक्षता को मैं बताऊंगा, उसके बाद इसको डिस्कशन करेंगे। गुटनिरपेक्षता के क्वेश्चन जरूर आते हैं, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा गुटनिरपेक्षता को कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे अच्छी तरीके से। लेकिन मैंने जो आपको बताया उसको ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको चुनौतियाँ भी बताई, भारत विदेश नीति की सारी चीज़ें मैंने बताई, ध्यान रखना, मैंने टॉपिक में आपको समझाया, बस आपको उनको समझना है और अप्लाई करना है। तो उस तरीके से हम इसको करेंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मतलब वीडियो समझाने में, लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। हालांकि UPPCS की जो मार्च में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो थोड़ी फास्ट बना रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना उन्होंने प्रैक्टिस की हो, इन चीज़ों को अप्लाई कर लेना। मैंने जो 5-6 क्वेश्चन अगर आपको बताएं यार, और यदि इस तरीके से आप क्वेश्चन का अप्लाई करना सीख गए, आपके पास फैक्ट है, मुझे पता है आपके पास फैक्ट भी है, आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, सब चीज़ है आपके पास। मैंने क्वेश्चन देखा है, कई क्वेश्चन कॉपी चेक किए, मैंने देखा है कि इतने अच्छे एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं लोग, मतलब इतने अच्छे एग्जाम्पल उनकी कॉपी में, लेकिन क्या कर रखा है, गलत जगह उनको कोड कर रखा है। अगर उनको वो अच्छी जगह कोड कर दे तो बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। इसलिए हमेशा ये जो कीवर्ड भी यूज करते हुए जाना है, जैसे राष्ट्रीय हित, जैसे शक्ति संतुलन, जैसे सामरिक सर्वोच्चता, चीन, अब चीन की बढ़ती आक्रामकता, ठीक है ना। तो ऐसे कीवर्ड है, इनको यूज करना है, तब आपका आंसर अच्छा हो सकता है। और इसी के साथ हमने 6 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया, आपको तरीका भी बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम भारत और उसके पड़ोसियों को देखेंगे, है ना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको फॉर्मेटिंग और बता देंगे एक बार इन क्वेश्चनों की कल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन क्वेश्चनों की और फॉर्मेटिंग बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा कि किस तरीके से करना है, बाकी उसके बाद पड़ोसियों करना है। तो अगले वीडियो में इन क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। निरंतर बने रहिए और थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं अपना तरीके से ये मेरा तरीका है, ध्यान रखना, ये मेरा पर्सनल तरीका है। आप क्वेश्चन को अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी लिखो, क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट करो, जितना मांगा है उतना ही देना है, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करना है उसको। और फैक्ट, एग्जाम्पल, केस स्टडी, इनके माध्यम से उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, बस चाहे आप उसको किसी तरीके से करो, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन में आपके में फ्लो होना चाहिए। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमें स्टार्टिंग में लिखनी थी उसको बीच में लिख दिया, ठीक है ना, कोई चीज़ हमें कंक्लूजन लिखनी थी उसको स्टार्टिंग में लिखनी है। सीक्वेंस रखना, सीक्वेंस, इसलिए प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपके क्वेश्चन और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी समझ में आएगी। अब इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे कुछ मुद्दों पे, कुछ क्वेश्चनों पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।